संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और सरल वाक्य में कन्फ्यूज़न होता है। तो इसका मतलब ये है, जैसे कि देखो संयुक्त वाक्य मतलब दो वाक्य दोनों पूर्ण होंगे। संयुक्त वाक्य होता है ना, जैसे मतलब कॉमा लगा के दो इधर दो मतलब एक वर्ड इधर और एक वर्ड इधर, दोनों तरफ बीच में कॉमा लगा हुआ रहता है। तो एक वर्ड के आगे वाला ना वो भी पूरा सेंटेंस होगा और उसके बाद वाले भी सेंटेंस अलग अलग सेंटेंस होगा और दोनों अलग अलग एक ही वाक्य में लिखा होगा। तो वो तो होता है संयुक्त वाक्य। मिश्रित वाक्य, इसमें भी क्या होता है, बीच में कॉमा लगा होगा, दो वर्ड के बाद दो एक कॉमा लगा होगा, बट सेंटेंस के बाद बीच में कॉमा लगा होगा। बट ये क्या होगा, मिश्रित वाक्य मतलब इस पे जो पिछला वाला है ना वो इस पर आश्रित होगा, वो होता है मिश्रित मतलब मिश्रित वाक्य है ना। मतलब संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो वाक्य होते हैं और दोनों अलग अलग पूर्ण वाक्य होते हैं। मिश्रित वाक्य वो होते हैं ये दोनों अलग अलग तो होते हैं बट एक पे आश्रित होता है दूसरा वाला। सरल वाक्य तो एक ही होता है, पूरा सरल तर्क से बोला जाता है। ठीक है, आता ये है ना अ आ स्वर और व्यंजन। अ आ ई उ ऋषि, ये 11 स्वर हैं और जो ए ऐ ओ औ अंग मतलब ये अ आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ ये पूरे 11 स्वर हैं और जो अंग और ये है अयोगवा। ठीक है, अब आता है अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण। अभी हम इसको कैसे बनाते हैं, देखो जैसे ये मुंह से कहाँ से बोले जाते हैं, ये है ना, इसको याद करने का ट्रिक है KTM 2। ठीक है, तो इसका क्या कैसे क च ट त प, ये एक सीक्वेंस हो गई। अब हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे कि के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। ठीक है, कंठ से बोले जाने वाले कौन से क ख ग घ ण, ये तालु से ये च छ ज झ न ये वाला है, मूर्धा से ट ठ ड ढ न, और ये दंत से त थ द ध न और ओष्ठ से प फ ब भ म, है ना, ये है मुंह से बोलने वाले। तो ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, तो हम ये इसमें कैटेगरी में हमने डिवाइड कर लिया। अब इसमें मेन ट्विस्ट क्या आता है कि ये जो वर्ण है ये अल्प प्राण होते हैं, ये महाप्राण, फिर ये अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण ये होते हैं। और ये जो स्टार्टिंग के जो होते हैं ये अयोगवा होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं, जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये जो नहीं अयोगवा होते हैं और ये अघोष वर्ण होते हैं और ये सघोष होते हैं। अघोष और सघोष, अघोष दो वाले आगे होते हैं और तीन पीछे जो है सही है ना, वो सघोष होते हैं। ठीक है, अब य र ल व क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ मतलब य र ल व अंतस्थ। ठीक है, तालव श, मूर्धन्य श, दंत श और ह, ये क्या है, एक ऊष्मीय व्यंजन है ना, इसीलिए संघर्ष व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं हम ऊष्मा निकलती है। दंत, मूर्धा, दांत है ना, दंत, तालु, मूर्धा, दंत ये सब है ना, ये ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम संघर्ष लगता है इसीलिए। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से, अक्षत्र ज्ञा, क्यों है, क्योंकि ये दो वर्णों के मेल से बोले जाते हैं। अक्षा क और श का मेल होता है तब अक्षा बनता है, त आधा त और प्लस र का मेल होता है तो त्र बनता है, ज्ञ और न का मेल बनता है तो ज्ञा बनता है। ठीक है, व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, है ना। अब वर्णमाला में एक और आया है ये वाला लॉ इसको इसलिए 34 वर्तमान में 34 हो गया है। ठीक है, अब हम संधि की तरफ चलते हैं। अब आता है संधि। ठीक है, संधि इसमें ना होता है कौन कौन से संधि होते हैं, है ना, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाति संधि। ठीक है, ये होते हैं 4-5 प्रकार के, है ना, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयाति संधि। दीर्घ में क्या होता है, जब आ ई ऊ का उच्चारण हो तो वहाँ पे दीर्घ आएगा। कहने का मतलब ये है जब अ का मेल आ से हो तो आ बन जाता है, छोटी ई का मेल बड़ी ई से हो तो बड़ी, छोटा ऊ का बड़ा ऊ से हो तो बड़ा ऊ। इसका मतलब जब दीर्घ वहाँ आएगा जब बड़े अक्षरों का ज्ञान मतलब बोला जाए। अगर किसी में आ मतलब आ गया तो ये बड़ा वर्ण है, बड़ा ई या फिर बड़ा ऊ आ गया तो ये दीर्घ वर्ण है मतलब बड़ा। ठीक है, इसलिए दीर्घ वर्ण है। गुण में क्या होगा कि गुण में क्या होगा, ए ओ अर मतलब गुण, जैसे कि उसमें गुण में क्या देखा जाता है कि जब एक ऐसा होता है जैसे कि 3 मतलब बने हुए होते हैं। ठीक है, जिसमें अ और आ होता है, इसमें ई ऊ और री होता है, इसमें ए ऐ ओ औ अंग मतलब ये इसमें ये होता है। ठीक है, जब इस वाले का मेल अगर इससे हो या इस वाले का मेल अगर इससे हो, है ना, तो होता है, मतलब मैं आपको बताती हूँ।
अब ये है जैसे कि है ना, तो गुण संधि में क्या होता है, जब ई का मेल अगर अ से हो या आ से हो, बड़े ई का मेल अगर आ या अ से हो, ऊ का मेल अगर इससे हो, या री का मेल इस वाले से हो, या री का मेल इस मतलब इस वाले, या इनका मेल अगर इनसे हो, इनमें से किसी से हो, या इनमें से किसी का इनमें से किसी से हो, तब वो गुण संधि आएगा, है ना। मतलब गुण मिला रहे हैं तो वो उससे ये आ जाएगा, ठीक है, गुण संधि में, ठीक है। फिर आता है वृद्धि संधि, अगर मतलब जिसमें ए ओ अर आएगा, जैसे अब बड़ा ई का मेल बड़ी ई से हो गया, ए हो गया, बड़ा आ का मेल ऊस, बड़ा ऊस हो गया तो ओ हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें है ना, इसका मेल इस वाले से नहीं होगा, बस बाकी इसका मेल इससे हो सकता है, इसका मेल इससे हो सकता है, तो गुण संधि कहलाएगी, ठीक है। फिर आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होता है, वृद्धि संधि में एक चीज़ याद रख लो, जहाँ पे दो मात्राएं आए ऊपर में, वो तो होती है वृद्धि संधि, जैसे कि ओ हो गया, औ हो गया, है ना। तो उसमें वृद्धि संधि में तो यही आएगा, ए औ, जिस पर दो मात्राएं हों। आ का मेल ए से होता है तो आई बनता है ना। आ का मेल ओ से तो ओ बनता है, तो ये वृद्धि संधि हो गई हमारी। इसके बाद आता है वृद्धि संधि, फिर आता है यण संधि, फिर आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि तो ये होगी ए और ओ। यण संधि जिसमें यण, य र व, है ना, इन तीनों से पहले से आधा वर्ण हो, है ना, य और न। अब याद करने का ट्रिक है, जहाँ पे य है, अगर य र व से आगे आधा वर्ण हो तो ये हो जाएगा, है ना। य अगर उच्चारण हो रहा हो तो यहाँ पे यण संधि आ जाएगा, है ना। ए का मेल भिन्न स्वर से हो तो य, ऊ का मेल भिन्न स्वर से हो तो व, और ई का री का मेल भिन्न स्वर से हो तो है ना र। तो ये इसमें ये यण संधि हो जाएगा। अयादि संधि किसमें, मतलब जिसमें आई, अव, ऐ, आव, ये जो मिलते हैं ना, तब अयादि। इसको याद करने का ट्रिक है, अयाधि। अयाधि में कैसे लिखते हैं, आई, आगे में क्या आ रहा है, धी को हटा दिया जाए तो क्या आ रहा है, आई। तो जहाँ पर भी आई, ऐ, अव, आव ये आए तो ये अयादि संधि है। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है ना। अगर ए का मेल भिन्न स्वर से हो तो आई बन जाता है, ए का मेल अन्य स्वर से तो आय बन जाता है, ओ का मेल अन्य स्वर से तो आव बन जाता है, ओ का मेल अन्य स्वर से तो आव बन जाता है। अब आता है समास। समास में प्रथम पद पूर्व पद और उत्तर पद किसकी कहते हैं। प्रथम पद समास में पूर्व पद मतलब इसके आगे वाला पद, प्रथम पद को पूर्व पद और इस वाले को उत्तर पद कहते हैं। समास में समास का विलोम क्या होता है, व्यास। हिंदी में समास कितने हैं, 6 प्रकार के हैं, है ना। बट है ना, जो कामता गुरु के प्रसाद जी के अनुसार, या कहे मुख्य समास में भेद, मूल समास के भेद, है ना। तो इनमें सब में 4 कहेंगे, उनमें जो भी कहेंगे तो इसमें 4 कहेंगे। अगर समास मतलब कहने का तो ये कि अगर समास में कहे कि समास हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं। बट अगर कहे कि कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार ये मुख्य समास के भेद या मुख्य समास के मूल समास के भेद अगर पूछे तो उधर 4 बताएंगे हम, ठीक है ना। मूल जैसे कि अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ये 4 है ना। मतलब अगर कामता गुरु प्रसाद के अनुसार पूछे या मुख्य समास के भेद या मूल समास के भेद पूछे तो हमें ये 4 ही बतानी है, अव्यय, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। बट अगर कहे कि हिंदी में समास कितने प्रकार के, तो वहाँ 6 हो जाएंगे। कौन कौन से, अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु और कर्मधारय, उनको मिला के टोटल 6 हैं। तो हिंदी में तो समास की संख्या 6 है, बट दूसरे कामता गुरु और ये मुख्य समास पर गुरु कामता प्रसाद जी के अनुसार कहे कितने भेद है, तो 4 भेद है। मुख्य समास के भेद पूछे तो 4 है, मूल समास के भेद पूछे तो भी 4 ही बतानी है। अब आता है रस, है ना। वीर था तो उसमें वीर रस आएगा, भक्ति में भक्ति या है ना शांत रस, है ना। करुण में, काव्य में करुण रस आता है ना, प्रधान होता है ना करुण रस। श्रृंगार रस में प्रधान रस माना जाता है। अगर पूछे कि सबसे प्रधान रस कौन सा, तो श्रृंगार रस है ना। इसे रसराज भी कहा जाता है हिंदी में, है ना, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के भेद कितने हैं, संयोग और अवियोग। जब संयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब अलग होना, और इसमें प्रधान कौन है, तो वियोग रस, ठीक है। जगम, यहाँ वहाँ फिरने वाले को क्या बोलते हैं, जगम। वारा, जिसमें 12 सिंगे हो उसको वारा बोलते हैं। जनार्दन किसका नाम है, विष्णु जी का नाम है। मुहावरे का अंत अगर ना हो तो मुहावरा होता है। एग्जाम्पल जैसे अंगूठा दिखाना, तो ये मुहावरा हो गया। स्थावर, जो स्थिर है, ठीक है। स्थावर का विलोम क्या होता है, जगम। स्थावर मतलब स्थिर, जगह मतलब यहाँ वहाँ फिरने वाला, है ना, इसका चंचल हुआ। वर्तनी शुद्ध, आशीर्वाद कैसे लिखते हैं हम, आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं, आशीर्वाद। श्रृंगार ऐसे लिखते हैं,
आनुषंगिक ऐसे लिखते हैं, शुद्धिकरण ऐसे लिखते हैं, परीक्षा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अर्जुन ने कर्ण को मारा, है ना। तो अब इसमें विधेय कौन और उद्देश्य कौन है? उद्देश्य कौन है? अर्जुन है। ठीक है, और विधेय क्या है? कर्ण को मारा। किसको मारा? कर्ण को मारा। ये विधेय हो गया इसका। और इसमें उद्देश्य कौन है? अर्जुन। जो काम करने वाला होता है वो तो उद्देश्य होता है, और जो काम किया जा रहा है वो विधेय होता है। ठीक है, नौकरी पाना हमारा उद्देश्य है ना। यहाँ पे पर उद्देश्य हम स्वयं हैं, और हमारा नौकरी पाना विधेय है हमारा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ये भी है। ठीक है, अब आता है ये विराम चिन्ह। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उप विराम, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह। ये होता है डॉक्टर, जैसे कि डॉक्टर लिखा उसके ऊपर जो लाघव चिन्ह लगाते हैं वो है चीज़, है ना। लाघव चिन्ह, विस्मयादि बोधक, जब हम किसी से ए ओ अरे हाय ऐसे बुलाते हैं तब ये विस्मयादि बोधक, या इसको संबोधन भी बोलते हैं ना। प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है कोष्टक, ये कोष्टक। योजक चिन्ह ना, जिसे हम विलोम बताते तो योजक चिन्ह लगाते हैं। विभत्स है ना, ये हो जाता है ना। आदेश सूचक, इसमें ये होता है रेखांकन, ये लाघव चिन्ह ये हो जाता है। ठीक है, अब आता है रस। सॉरी, मैंने पढ़ाया था रस। श्रृंगार रस में क्या होता है? रीति, मतलब रसराज किसको बोलते हैं? श्रृंगार रस को। हास्य में हास्य रस, करुण में शोक रस। करुण मतलब करुणा, शोक, है ना। रौद्र मतलब क्रोध। वीर रस में उत्साह होता है। भयानक में भय होता है, भयानक। विभत्स में जुगुत्सा, है ना। अद्भुत, विस्मय, शांत, निर्वेद। ठीक है, अद्भुत में क्या होगा? विस्मय रस होगा। ठीक है, ये रस था। क्या था हमारा? अव्यय शब्द। अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं? जब, तब, अभी, अगर, ईटीसी। इसमें जो लिंग वचन करण काल की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, अव्यय समास होते हैं। ठीक है, अव्यय समास क्या होते हैं? जब, तब, अभी, अगर, ईटीसी। तो इसमें ये होते हैं अव्यय भाव, और इसमें लिंग वचन पुरुष काल की वजह से कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, वो अव्यय भाव समास हैं। रीतिवाचक, रीति क्या होता है? ढंग होता है। एग्जाम्पल, मैं वहाँ कदापि नहीं जाऊँगा, ये हो गया, इसका ढंग हो गया। क्रिया विशेषण ना, संयुक्त क्रिया विशेषण, संयुक्त क्रिया, जिसमें एक से ज़्यादा क्रिया मिलकर एक ही कार्य को करें, उसे तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। तो यहाँ दो क्रिया हो रही, पढ़ने और आया करो। तुम प्रतिदिन पढ़ने, तुम प्रतिदिन, इसमें दो चीज़ें, जैसे तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, तो ये अलग अलग है। अगर हम अलग अलग पढ़े तो तुम प्रतिदिन और पढ़ने आया करो अलग अलग है। इसमें अगर दोनों को मिलाया जाए तो ये इस पर आश्रित नहीं है। अगर इस पर आश्रित नहीं होगा तो ये अधूरा लगेगा, या ये इस पर आश्रित है तो अधूरा लगेगा, ऐसा नहीं है। इसमें कोई किसी पे कोई अधूरा नहीं होगा। इसी वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, यह वाक्य को कर्ता को कहते हैं, और विधेय, जो कार्य हो रहा है, जो बताया जा रहा है, उसे कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ रहा है, घोड़ा उद्देश्य है, और तेज दौड़ना यह विधेय है। कर्म कारक और संप्रदान कारक। अब कारक आता है ना, कारक, संप्रदान कारक, और ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसलिए ना, जैसे कि कर्म कारक है तो कर्म कारक में तो राम श्याम को आदेश देता है, तो राम को जो कोई भक्ति आई है ना, तो यह के लिए बोध होता है। क्योंकि देखो, कर्म विभक्ति तो दोनों में को आती है, बट इसमें सबसे मेन जो है चेंजेस क्या है, कर्म कारक में क्या होता है, कोई भक्ति आती है ना, तो इसमें ना वापस सामान जो वापस ले सकते हैं। जैसे कि हम ना मैंने किसी को पैसे दिए तो मैं वापस लूँगी, तो यहाँ पे ये कर्म हो गया ना। राम को आदेश दिया, या फिर राम ने शाम को पुस्तक दी, तो ना पुस्तक दी तो वो वापस ले भी सकता है। ये राम ने शाम को पेन दिया, तो कोई भक्ति इसमें भी आ गई, लेकिन वो पेन वापस भी तो ले सकता है ना, तो कर्म कारक हो जाएगा। संप्रदान कारक क्या होता है, यहाँ जो सामान दे दिया वो वापस नहीं लिया जाता। एग्जाम्पल, जैसे राजा ने प्रजा को कंबल दिया, अब क्या राजा वापस कंबल लेगा क्या प्रजा से? नहीं लेगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? संप्रदान। इधर भी कोई भक्ति आती है, जैसे कि राजा ने प्रजा को, तो कोई भक्ति आ रही, तो कोई भक्ति तो कर्म कारक की भक्ति क्या होती है? कोई भक्ति होती है। और संप्रदान की क्या होती है? के लिए। ठीक है, तो ये भक्ति होती है इसकी, बट यहाँ पे के लिए न जाके ये कोई भक्ति इसमें भी आ रही है, बट इसमें क्या होता है, इसमें वापस लेने का भाव होता है, इसमें वापस नहीं लेते, है ना, वो हो जाता है। हरि मोहन
वो रुपए देता है। यहाँ भी देने का भाव है हमेशा के लिए, वही होता है। निश्चयवाचक और सर्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? वह मेरा विद्यालय है, यह मेरी गाड़ी है। तो ये निश्चित है कि यह मेरी विद्यालय। जब क्रिया पहले आए तो वह निश्चितता का बोध होता है। ये निश्चित वाक्य का सर्वनाम है। यहाँ संज्ञा गाड़ी है और यह अधिकार है ना। तो संज्ञा यह गाड़ी और अधिकार, यह जो है ना ये अधिकार है, सर्वनाम है। तो संज्ञा से पहले अधिकार आया है ना। संज्ञा से पहले क्या है? संज्ञा क्या है? विद्यालय। और अधिकार क्या है? यह मेरा। तो यह मेरा विद्यालय है, तो ये निश्चित है। तो निश्चयवाचकता कब आएगा? जब संज्ञा से पहले अधिकार आया है ना, तो निश्चयवाचक है। और अगर सर्वनामिक विशेषण की बात की जाए तो यह विद्यालय मेरा, संज्ञा पहले आएगी और जो निश्चितता का बोध है वो बाद में आएगा, तो सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण। तो ये सर्वनामिक क्या कहा? तो यह विद्यालय है ना, या यह गाड़ी मेरी है। इसमें क्या था? यह मेरा विद्यालय है, यह विद्यालय मेरा है, ये गाड़ी मेरी है। तो इतना वो नहीं लग रहा है, ये निश्चय है कि ये मेरा विद्यालय है। तो इसमें निश्चितता का बोध हो रहा है, इसीलिए इसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, सॉरी, निश्चयवाचक विशेषण कहेंगे। फिर संबंधवाचक जो सो, यहाँ पे संबंध है तो वहाँ पे जो सो आएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं तुम वह ना, ये आता है पुरुषवाचक में ना, मैं तुम वह ना, जिसमें मैं प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या आता है? तुम, मध्यम पुरुष ना, प्रथम पुरुष या फिर उत्तम पुरुष कहें उसमें क्या आएगा? मैं। मध्यम पुरुष में तुम और अन्य पुरुष मतलब वह। मतलब मैं तुमको बोल रही हूँ किसी अन्य के बारे में, तो मैं क्या हो गया? प्रथम पुरुष। किस तुमको बोल रही हो तो तुम हो गए है ना, मैं होगी प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। तुम क्या हो गए? मध्यम पुरुष। और जिसके लिए बोल रही हूँ मैं वो हो गया अन्य पुरुष। ठीक है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम यह वह। निजवाचक सर्वनाम आप, अपने आप, स्वयं, स्वतः। निज मतलब निजी लोग अपने लिए बोल रहा है, निजी सिर्फ अपने निजी के लिए। तो निजी में क्या होता है? आप, अपने आप, स्वयं, स्वतः, खुद, निजी, ये निजी वाले हो जाते हैं, है ना। जुड़वा बेटी को क्या कहते हैं? यमला कहते हैं। जुड़वा बेटे को यमल कहते हैं। एक माँ से जन्मे संतान को सहोदर कहते हैं। अन्य माँ के जन्मे स्थान को अन्योदर कहते हैं। रात का भजन बयालु। अभय का निर्भय, अभय का विलोम शब्द निर्भय। उभय, उभय लिंगी क्या होता है? उभय जो दोनों तरफ चलते हैं, दिन में मतलब ज़मीन में चलते हैं, पानी में भी चलते हैं, तो वो क्या हो जाता है? उभय लिंगी हो जाते हैं। हिंदी में टोटल 52 थे, अब 53 हो गए, क्योंकि अब ल को जोड़ दिया गया। हिंदी भाषा में स्वर संज्ञा अगर कहे तो स्वर कितने हैं? तो 11 है। अ आ इ ई ऋषु ए ऐ ओ औ।